अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और हो भी कौन सकता है, मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। और साथ ये भी हमारी विशेज़ हैं कि अल्लाह करे अगर कुछ भी ऐसा है जो आज आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है तो रिजल्ट्स आपकी मंशा के मुताबिक हो या ऐसा जो कि आपको सूट करे। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब क्रिकेटिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, कोई टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, तो द बेस्ट पार्ट है कि उसके अंदर से हमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी मिलना शुरू हो जाती हैं। और कल पाकिस्तान ने एशिया कप का फातिहाना आगाज़ किया एंड दैट वाज द हेडलाइन। स्टिल दिस इज द हेडलाइन एक्चुअली। बिल्कुल, एक्चुअली इफ्तिताई मैच में नेपाल को आउट क्लास कर दिया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जी शाहीनों ने कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की शानदार बैटिंग की बदौलत 343 रन्स का पहाड़ जैसा टारगेट दिया। जवाब में जो मेहमान टीम है 24वें ओवर में 104 रन्स बनाकर ढेर हो गई। शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2, जबकि मोहम्मद नवाज और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। The highlight of that match was बाबर आजम एंड इफ्तिखार चाचा की सेंचुरी। वाह वाह वाह, एक मैच में 2 सेंचुरियां बल्कि 250 रन बन गए। 2 प्लेयर्स ने बनाए। बहुत शानदार किस्म की पार्टनरशिप हुई, 200 रन से ज्यादा इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान। एंड द बेस्ट पार्ट वाज मिडन सेंचुरी स्कोर की इफ्तिखार अहमद ने अपने करियर की पहली, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश भी हमें नजर आए, सजदा करते भी नजर आए, और उनका वो सिग्नेचर स्टाइल बहुत मजा आया, याद रखा जाएगा ये वाला। आई रियली लाइक दैट। मैंने फौरन इफ्तिखार चाचा की एज देखी कल। गूगल वाज टेलिंग 32, क्योंकि गूगल की मैं बारिशों पे एतबार नहीं करता, इसलिए मैंने कल इस पे भी एतबार नहीं किया। हाँ, गूगल अब हम इसे डॉक्टर ऑफ क्रिकेट से कंफर्म करेंगे। अच्छा, वो मौजूद थे लेकिन चले ओके ठीक है, हम ये पूछेंगे। This is so bad. You can't say that. नहीं, आप ना डॉक्टर साहब से पूछेंगे। मैंने मेरे से एक बात स्टैटिस्टिक्स करने की बात की थी। नहीं, अब समझ आ गया ना, ठीक है। अच्छा जी, मैच की थोड़ी मजीद बात कर लेते हैं जी। बाबर आजम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान तो हैं ही। द बेस्ट पार्ट वाज पोस्ट मैच डिस्कशन जो बाबर आजम साहब ने की, उसमें उन्होंने कहा कि भारत के मैच के लिए अच्छी तैयारी हुई है। इट मीन्स कि ऑलरेडी हमारी टीम के माइंड में चल रहा है कि एक इंपॉर्टेंट मैच हमारा आ रहा है। इस इनिंग्स में जो बाबर ने खेली 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। फर्स्ट टाइम इन हिज करियर 3 छक्के इकट्ठे बाबर आजम ने लगाए। और इफ्तिखार अहमद ने भी, जो नेपाली टीम है, उसका खूब भरकस निकाला। अगरचे कि इफ्तिखार भाई को कोई 2-4 चांसेस भी मिले आउट होते होते। और फील्डिंग कल नेपाल की बहुत बुरी रही। पहले 15 ओवर्स में फील्डिंग वाज बेटर। हाँ, और दूसरा कि मिस फील्ड्स बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि ऐसे मैचेस के अंदर जब इतनी क्रूशियल टीम के साथ आपका मैच है तो आप फील्डिंग कम से कम अपनी बहुत तगड़ी रखें, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 109 रन बहरहाल इफ्तिखार चाचा ने बनाए। 32 साल का कौन सा चाचा होता है, मैं यही तो सोच रहा हूं। उनको कहते हैं चाचा, वो है तो अच्छा जी। बाबर आजम की आपने बात की है, उनकी जरा कल रिकॉर्ड, जब भी बाबर को मैच खेलते हैं मुझे लगता है वो कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर तोड़ते हैं। और फिर एक बार बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में सबको पीछे छोड़ दिया। किंग बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो है वनडे में तेज तरीन 19 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर के करियर की बात करें तो 102वें इनिंग्स में उन्होंने 19वीं सेंचुरी बनाई है, और इससे पहले ये आजाद जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो हाशिम आमला है उनके पास था, और उन्होंने 19वीं सेंचुरी बनाई थी 104 इनिंग्स में। सो ये बाबर आजम ने कल एक और बिल्कुल। और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो तकरीबन हर 5 मैचेस के बाद बाबर की 1 सेंचुरी है ऑन एवरेज, अगर आप देखें। और अगर इंडिया के सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 49 सेंचुरी स्कोर की हैं, उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑन एवरेज उनकी हर 10 मैच के बाद 1 सेंचुरी है। और अगर बाबर इसी मोमेंटम के साथ जाते हैं तो बाय द एंड ऑफ हिज करियर, अगर वो भी सचिन की तरह 450-460 मैचेस खेलते हैं तो उनके करियर पे वो 100 सेंचुरियां स्कोर कर चुके होंगे, मे बी मोर देन दैट। दिस इज हाउ बाबर आजम इज गोइंग। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 59 प्लस उनकी एवरेज है। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। सबसे बेस्ट बात यह अरमला हसन, यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि जब पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी पाकिस्तान की, जब इमाम स्ट्रगल करे थे, जब फखर स्ट्रगल करे थे, जब इवन रिजवान समाउ स्ट्रगल करे थे, बाबर ने अकेले बेड़ा उठाया हुआ था पूरी टीम को। कहते हैं ना, सब बहनों का एक ही भाई उस वक्त बाबर आजम था। एंड देन अब बाबर अगर कभी कभी नहीं भी चलते, लेकिन बाबर ने सब बैटर्स को एक ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि वो टीम को संभाल सकते हैं। लेकिन बाबर इज स्टिल परफॉर्मिंग, तो ही इज अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान। ही इज किंग फॉर अ रीजन। वो हम हमेशा कहते हैं कि बाबर आजम दुनिया के अगर बेस्ट बैटर हैं तो किसी रीजन की वजह से, एंड दैट्स द रीजन। सब छोड़े, ये बताएं ओपनिंग
ओपनिंग सेरेमनी कैसे? बहुत इतनी गर्मी में आयमा बेग को मैंने गाते हुए देखा, मतलब आप इनको बेचारी को देखते वैसे शी हैज ऑलरेडी संग अ पुराना पाकिस्तानी गाना बिजली भरी है मेरे अंग अंग तो में। समझ ही नहीं आ रही थी नेपाल वाली क्या गा रही है और आयमा क्या गा रही है। चलो नेपाल वाली नहीं समझ आ रही। नेपाल वाली का समझना आना बनता है। आयमा की नहीं आ रही थी मुझे समझ कि वो क्या गा रही थी। लेकिन आयमा सॉरी बट उन्होंने गाया, परफॉर्म किया, शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, लेकिन गर्मी बहुत थी और लेकिन गाना भी मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, मुझे कल पता लगा कि मुल्तान में भी इतनी तेज हवाएं चलती हैं। आयमा को देख के लगता नहीं है यूजुअली कि मुल्तान में इतनी तेज हवा होती है। गर्म हवा की चपेड़े पड़ती है और आप इसको गर्म ठंडे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन यस बड़े हौसले की बात है। उससे पहले जब ये परफॉर्म करने आई उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपनी कुछ तस्वीर भी शेयर की आवाम के लिए और आवाम ने भरपूर उस पर रिस्पांस भी दिया एज आवाम यूजुअली डू। और फिर उसके बाद आयमा ने परफॉर्म किया। आयमा इज वन ऑफ द टॉप नॉच सिंगर्स पाकिस्तान की, उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन यस अगर पीसीबी इसका कोई मुख्तलिफ टाइम चुनता, लेकिन शाम के टाइम का हाँ बड़ा मसला था, या एक दिन पहले भी हो सकता था। बहरहाल लोग भी इतने ज्यादा नहीं आ सके और मुल्तान की गर्मी भी थी। बट द बेस्ट पार्ट वाज पाकिस्तान तकरीबन 14-15 साल के बाद पाकिस्तान एक मल्टी नेशनल टूर्नामेंट जो है वो होस्ट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान के लिए हुआ है। स्टेडियम भर गया था, काफी लोग आ गए थे क्योंकि वही बात थी कि दिन 2:30 बजे मैच होना और मुल्तान के अंदर होना इटसेल्फ बहुत सुनने में ही टेंशन हो रही है, तो लोग शाम में आए थे। तो 2 तारीख को भरेगा और ऐसा भरेगा, अल्लाह करे बहुत अच्छा मैच हमारा हो। इट्स वर्सेस इंडिया और क्रिकेट को क्रिकेट करके देखेंगे। कोई टेलीविजन आपने नहीं तोड़ना, पहले हमसे बिल नहीं दिए जा रहे। अगर आपने गुस्से में टीवी तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, कहां से लेंगे आप? तो आपने नहीं तोड़ा। आप कौम नहीं तोड़ेगी, क्या पता, इस कौम का कोई पता नहीं है, कुछ भी कर सकती है। तो आपने बिल्कुल जनाब हौसले से देखना है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान और नेपाल की दोनों टीमें अब मुल्तान से खुसूसी परवाज के जरिए रवाना हो गई है श्रीलंका और अब 2 तारीख को पाकिस्तान का सबसे अहम मैच होना है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। टीम बहुत फॉर्म में है और अल्लाह करे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम टॉस जरूर जीते ताकि हम फैसला कर पाएंगे हमने क्या करना है, तो बाकी हम संभाल लेंगे। बाकी अभी लाहौर के अंदर मैचेस होने हैं जी, आप उसकी टीम तैयारी करें और रूट्स अपने सेट कर लें क्योंकि आपको थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि हमें भी होगी, हम भी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और अपने रूट्स भी सेट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जी क्रिकेट पे इन डिटेल। वैसे तो हमने काफी डिटेल में बात कर ली है, बातें कौन करता है सुबह सुबह, हमने किया है, लेकिन अब हमने आपके मसाइल की भी बात करनी है, इंतखाबात की बात करनी है, सियासतदानों के मसाइल की बात करनी है। आज की बड़ी खबर ओके सो वैसे तो ये अनमला हसन शुरू करती हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि सारा इन पे ना है ना मलबा, थोड़ा समय अपने सर भी ले लेता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से अनमला हसन का ये कहना है कि नहीं अनमला हसन का कहना नहीं है, असल में सूरत हाल ऐसी है कि कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी नहीं है इस वक्त और जो केयर टेकर सेटअप है जिसको आए हुए भी गालिबन 3 हफ्ते हुए हैं, बहुत मुश्किलात का शिकार है। कहना गलत नहीं होगा कि बुरानों में घिरी है, हर तरफ से लहरें बहुत ज़्यादा हैं और कश्ती जो है ना वो डगमगा रही है। इस वक्त बिजली तारीख की बुलंद तरीन और महंगी तरीन सतह के ऊपर है। इसी तरीके से हम अगर बात करें महंगाई, इन्फ्लेशन हिस्टोरिक हाई है और मसला ये नहीं है अपना हसन की ये हाई है, मसला ये है कि यहाँ पे ये रुकनी नहीं है, इसने और ऊपर जाना है। और अभी हम 1 सितंबर से सुन रहे हैं कि देयर इज अनदर डोज इज रेडी। तमाम लोग जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, हम सभी करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से, तो पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है मजीद। बिल्कुल, गुज़िश्ता 1 साल से मुल्क में सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है और जेर गौर है कि इलेक्शन का अल्तवा कैसे मुमकिन हो। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तोड़ी तो इलेक्शन 90 दिन की बजाय 8 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद नहीं हो सके और अब ऐसी सूरत हाल है कि वफाक समेत मुल्क भर में होने जा रही है ये सिचुएशन, क्योंकि PDM सरकार ने कबल अज वक्त असम्बली तहलील की और इससे कबल मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराने का फैसला किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी जी नई हल्का बंदियों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इलेक्शन कराने पर बज़िद है और यहाँ तक कह रही है कि आइन मुकद्दम है, हल्का बंदियां नहीं किया। इस हवाले से पीपी क्या कहती है, आपको सुनवाते हैं। आइन हमारे लिए बालातर है किसी सब्सिडरी लेजिस्लेशन से, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर बाला हो और वो प्लीज उनसे ये सिर्फ तवक्को है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं, वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल।
दूसरी जानिब मतलब राना सनाउल्लाह साहब भी सामने आए और उन्होंने रिजेक्ट किया ये दावा जो कि पीपल्स पार्टी कर रही है, और वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम हैशटैग सियासत में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, आइन है, कोई कुरानी सहीफ़ा नहीं है। ये वही बात कर दी उन्होंने जो इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने की थी और फिर दबे लफ्ज़ों में जरदारी साहब ने भी की थी। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल में इस बात पर इत्तफाक किया था एज़ पर राना सनाउल्लाह के 7 इंतखाबात कब होंगे, और इसके साथ मजीद उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये फरवरी में ही होंगे इंशाल्लाह ताला, फरवरी से आगे नहीं जाएंगे बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 90 रोज से आगे जा रहे हैं, इस साल नहीं हो रहे? नहीं सुन लेना, नहीं 90 रोज कोई जो है वो कोई कुरानी सहीफा है, आइन में दर्ज है ना 90 रोज, तो आइन में ये दर्ज है ना कि हल्का बंदी होनी है। पीपल्स पार्टी ने खुद बैठ के सीसीआई में जो है वो उन्होंने तो राजा साहब कहा है हमारे और पीपल्स पार्टी को पता था, पीपल्स पार्टी को पता था कि ये का अमल होगा तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। आइन है, कोई कुरानी सहीफा नहीं है, ऐसा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। ये वाकई सियासी रहनुमा है जो ये बात। इंतखाबात के हवाले से जी नून लीग के अलावा तमाम जमातें 90 रोज पर कराने पर इसरार कर रही हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट में है और इलेक्शन की तारीख के हवाले से अपील कर रही है कि आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो भी इंतखाबात का मामला है, और आपने अभी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सुना और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये आपको इलेक्शन का मामला जाता हुआ किस तरफ नजर आ रहा है? ये किसी तरफ जाता नजर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कलाबाजियाँ खाई हैं और ये अब उस निज़ाम का हिस्सा बनकर जिससे कि उन्होंने तरामीम भी कराई और वो कानून भी बनाया है जिसके जोर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी और इसके बाद इंतखाबात होंगे, और वो उस फैसले का भी हिस्सा है कि हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये तो सब उसका जो 13 जमाती इत्तेहाद था उसका वो हिस्सा रहे हैं, ताकत में रहे हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि चूँकि काफ़ी सियासी तौर पर 13 जमाती इत्तेहाद को नुकसान हुआ है, तो वो अपना नुकसान और खसारा ये कैसे कम कर सकते हैं, तो ये बयानियाँ बना रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आइन ये कहता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो उनसे ये भी तो पूछ लेना चाहिए कि आपका मौक़िफ़ क्या था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि असम्बलियाँ टूटने के बाद, ख़ुसूसी तौर पर पंजाब असम्बली टूटने के बाद इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना चाहिए, तो आपका उस वक्त मौक़िफ़ क्या था? फिर उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने गलत किया था, हम उसकी मुखालफत करते हैं। तो फिर उसका हिस्सा क्यों बन गया कि असम्बलियों को 3-4 दिन पहले क्यों तोड़ा गया, कि 90 दिन क्यों देने ज़रूरी थे? 7 दिन के अंदर भी तो इंतखाबात हो सकते हैं। तो लगता यही है कि इंतखाबात से 13 जमाती इत्तेहाद भागने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने जो एक अपने दरमियान में और अवाम के दरमियान में एक निगरान हुकूमत खड़ी कर दी है, सारा मलबा अब हर चीज़ का उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, और ये मुखालिफ एक हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर बन के सामने आएंगे और कहेंगे आप कहते रहे। डॉक्टर साहब, जैसे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि आइन है, कोई कुरानी सहीफा तो नहीं है, बड़े ज़ोर की लगी है हमारे दिल पे ये बात, क्योंकि आप तो खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप पढ़ाते हैं, हम तो आइन की बात कर करके हमारी किताबें भी, हम भी थकते नहीं हैं, और जब भी हमारे टेलीविज़न हमेशा हम आइन की बात करते रहते हैं। जब ये लोग पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, जब इनके अपने मफादात की बात होती है, दे ऑलवेज ब्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बुक इन डिस्कशन। लेकिन अब जब अपने ज़ाती मफाद की बात है, क्या आप ऐसे कह सकते हैं तौहीन अदालत भी अपनी जगह, इदारों की तौहीनें भी अपनी जगह, आइन तो सबसे मुकद्दम है, क्या ये तौहीन आइन के ज़ुमरे में नहीं आता कि आप आइन को सेट असाइड करते हुए ये फैसला करें कि हमें पॉलिटिकली क्या चीज़ सूट करती है और फिर उसके मुताबिक अपना पॉलिटिकल लाएअमल दें? क्या इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए? ऐसे रवैयों की वजह से तो हम आज ज़वाल का शिकार हैं, हमारी रियासत कमज़ोर है, हमारी माशरा कमज़ोर है, हुक्मरानी कमज़ोर है, करप्शन लूटमार का राज है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इक़्तिदार देने वालों ने
ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जैसे कि आप सुन रहे हैं। राणा साहब माहिर कानून है, वजीर कानून भी रहे हैं, वजीर दाखिला भी रहे हैं। बात वो कर रहे हैं जो यहाँ पे आमिर करते रहे हैं जी कि आइन क्या चीज है, आइन को तो रद्दी की टोकरी में हम फेंक सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि ऐसा ही फिक्रा परवेज मुशर्रफ साहब ने आइन के बारे में कहा। मैं सियासत का अदना सा तालिब इल्म हूं, काफी अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ। सियासत में आइन एक आसमानी सहीफे से कम नहीं है। सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, मजहब की बात नहीं कर रहा। और आइन के जरिए ही जो ताकत की जायजियत है वो कायम होती है, मुआशरे में अमन कायम होता है और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के तमाम मराहिल तय होते हैं। कि अगर राणा साहब और उसके बड़े रहनुमा या कोई 2 या 3 या 4 या 13 ये सियासी घराने जब इक़्तिदार में आते हैं तो आइन के साथ आते हैं, कोई और तरीका नहीं होता। ठीक। अगर आइन को आप रद्दी की टोकरी में डालते हैं और अब भी डाल रहे हैं, हम कितनी मर्तबा आइन को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। हमें जो वो लोग जो अपने आप को जमहूरियत पसंद करते हैं उससे बिल्कुल ऐसे कलमात की, ऐसे इंटरव्यूज की, ऐसे मौक़िफ़ की बिल्कुल तवक्को नहीं है। और अगर अखबार आज़ाद होते पाकिस्तान के अंदर तो आज ये राणा साहब का जो बयान है एक सुर्खी लगी होती, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैंने खबरें देखे नहीं कि कहाँ पे उसको जगा दी है। लेकिन अच्छा है कि आपने इसके ऊपर बात की है और खुल पे बात होनी चाहिए कि और बाद में यही कहेंगे कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अभी ये जो इंतखाबात की बात आपने भी की कि अभी आपको ये सूरत हाल कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जैसे हमने बात की कि 90 दिन में मुतालबात करिए, जबकि इलेक्शन कमीशन वाजे कर चुका है कि दिसंबर से पहले इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, मिड ऑफ दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रही है। आपको लगता है कि नई हल्का बंदियों के बगैर या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है, कोई इलेक्शन के हवाले से कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? निज़ाम है उसको समझने की कोशिश करें कि इस निज़ाम में क्या फैसले इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने करने हैं, इस निज़ाम में नहीं कर रहे हैं फैसले, ये फैसले या कोई और कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के हमने फैसले देखे हैं, हाई कोर्ट के फैसले देखे हैं जो ऐसे फेंक देते हैं जिस तरह से रद्दी की टोकरी में कोई चीज़ आप फेंक रहे हैं। एक दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी को रिहा करता है, दूसरे दिन नहीं, बल्कि उसी वक्त अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही हो रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करने के पाबंद हैं, जो मैं आइन को जानता हूँ, ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे, ये कानून बनाया है इन्होंने। कानून और आइन में अगर तसादम हो तो आइन जो बरतर होता है कि कोई कानून आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। आइन में 90 दिन है, 90 दिन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करें और कराएं और ये आइन यही कुछ कहता है, तो जो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। ओके, हम डॉक्टर साहब थोड़ा सा सियासी जमातों के रवैये पे बात कर लेते हैं। इसमें हमें कोई शक नहीं है कि इन सियासी जमातों ने हिस्सा बकदर जुस्सा अपनी तरफ से कोशिश की होगी पाकिस्तान की खिदमत करने की, जब भी ये लोग आते हैं। और बेहतरीन, जैसे कहना चाहिए ना, अमरीयत से बदतरीन डेमोक्रेसी बेहतर होती है। तो हम इस मकूले को लेते हुए हम कहते हैं कि चलें, जिस सियासी जमात ने कम से कम सियासी अमल में हिस्सा भी लिया उसने पाकिस्तान को सर्व भी किया। लेकिन अभी इस सूरत हाल के अंदर हमें कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के मसाइल पे बजुज़ मीडिया, आप बजाय इसके कि वो मिलकर बैठे और बात करें, मीडिया के अलावा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती नज़र नहीं आती है कहीं पे। कोई जिस तरह की मुल्क की सूरत हाल है, हम और आप जानते हैं कि इस वक्त एक इट्स लाइक अ टाइटैनिक विच इज सिंकिंग एंड नोबडी इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट। हर बंदा अपनी पॉलिटिक्स तो कर रहा है। सियासी जमातों का जो किरदार है, इसको आप सियासी तारीख के नुक्ता निगाह से कैसे देखते हैं? और ये 2022 और 23 की जो पॉलिटिक्स है, खासतौर पे इन सभी सियासी जमातों की, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, इसको कैसे देखेगा मौरख आने वाले वक्त में जैसी सियासत ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं? देखिए, ये तकरीबन तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं
उनका उनका जो उनकी जो जन्मभूमि है वो एक ही जगह है। उनके जो सरपरस्त हैं वो एक ही हैं और सब ने एक ही काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब तारीख उठा के देख लें, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। सिवाय जो लिसानी और कौमियत परस्त जमातें हैं, उनकी अपनी एक तारीख है, वो अपने तसलसल से वो चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनमें भी एक खानदानी मौरूसी अंसर शामिल हो गया है इस वक्त। और उन्होंने फिर वही किरदार अदा किया है जो किरदार उनसे अदा कराना मकसूद था सबने। जरा जमातों में आके देखें कि बयानिए क्या थे, वोट को इज्जत दो, और वोट को उन्होंने क्या इज्जत दी। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल को समझने के लिए और उससे निकालने के लिए ज़रूरत 3 पाकिस्तान के शोबों की है। मीडिया अहम किरदार अदा करता है, आप बहुत अच्छी बात की। मीडिया के लोगों को मैं समझता हूँ कि जितना चैनल्स के ओनर्स हैं उनको बैठ के एक ऐसा कौमी फोरम बनाना चाहिए कि जिसमें कि पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के लिए एक पूरा लेकिन डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरत, जब मुल्क के फैसला करने वाले जो डिसीजन मेकर्स हैं उन सब की अपनी अपनी डायमेंशंस हैं और अवाम को ये डायमेंशंस बड़ी क्लियर हैं। कोई जितना भी वतन मोहब्बत का राग अलाप लेना, चाहे वो कोई सियासी जमात है या कोई इदारा है, अवाम अब समझ गए हैं कि किसकी क्या प्रायोरिटीज हैं। इन सबको देखते हुए तो इनके अपने जो मफादात हैं वो भी तो खतरे में है ना, इनके अपने स्टेक्स भी तो खतरे में हैं, सभी लोगों के, सभी डिसीजन मेकर्स के, सभी अथॉरिटी रखने वालों के। तो डोंट यू थिंक कि अब इनको ये नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए आने वाले वक्त में? अवाम तो जैसे मेरे ख्याल में इससे बुरा वक्त क्या होगा कि अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मिलकर बैठा जाए। टेक्नोक्रेट सेटअप भी हम लेकर आ गए हैं, हमने सोचा है कि चलेगा, बज़ाहिर नहीं लग रहा, क्योंकि कल की आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें तो उससे लगता है कि नहीं चल रहा। वो कहां से करेंगे? वो कहते हैं जी पुरानी डेकेड्स की पॉलिसी, हम कहां से नई पॉलिसियां एकदम से लेके आए और चेंज करें। तो फिर आपको नहीं लगता कि बैठने के अलावा और कोई हल नहीं है, अब भी बैठ जाएं वरना विल जस्ट मिस दिस ट्रेन? देखिए, जहां हमेशा हम उम्मीद करते थे कि कोई कहीं से आएगा, घोड़े पे सवार होके आएगा और हमें जालिमों से निजात दिलाएगा, वो उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। और जो कुछ 16 महीने में हुआ है तो कौम में काफ़ी मायूसी पैदा हुई है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम मुल्क में इंतशार भी पैदा ना हो, फसाद भी पैदा ना हो, और बात वहाँ पे पहुँचानी चाहिए कि देखें हम सब एक कश्ती में सवार हैं, ये सारा मुल्क हम सब का है। तो ये बात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सिविल मुआशरा कर सकता है जिसका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है, जिसे आप हैं, मैं हूँ, बेशुमार और लोग हैं जिनका ना हमारा सियासत से ताल्लुक है, ना हमारा रियासत से ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक अवाम से है और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उनको ये बात समझानी चाहिए कि आप कितना और सुराख करेंगे, अगर ये जहाज डूब गया तो आप सारे नीचे जाएंगे। मशरकी पाकिस्तान का अलमिया हम देख चुके हैं, अल्लाह रहम करे, बिल्कुल हुए हैं, सारी दुनिया हंस रही है। आप शफाफ अंदाज में इंतखाबात करें, जिसकी जायजियत बनती है, जिसकी जीत होती है, उसको आप इक़्तिदार में ले आए और ये तासुबात छोड़ दें। गद्दार, ये बात गद्दारी, गद्दार, ये हमने बहुत कुछ देख लिया है। मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख मौजूद है, 60s की, 70s की, 80s की। पाकिस्तान बनाने वाले आज मौजूद होते तो वो मैं समझता हूँ कि हमारी तरह ही नवाखानी कर रहे होते। हमारे जज्बात उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने करोड़ों की तादाद में मुल्क से हिजरत की, उधर गए, इधर आए, लाखों में मारे गए। हमने ये मुल्क बनाया, उसको चलाने के लिए हमने किनके हाथ में दे दिया? इनके किरदार तो देखें, इनका पस मंजर तो देखें, और किस किस्म के गुमाश्ते में रखे हुए हैं जो कहते हैं कि आइन कुछ आसमानी सहीफा तो नहीं है। ये इनको मेरे ख्याल में वो जो सियासत की पहली किताब है वो पढ़नी चाहिए कि आइन की हैसियत क्या होती है। तो उसके लिए शऊर की बात है, बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आवाम को सड़कों पे आ जाएं, ये कर दें, वो कर दें, ये भी मुनासिब नहीं है। एक मज़ाकरत होना चाहिए, एक मस्जिद से बात होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सियासी जमातों से और जो सियासी घराने हैं और जो उनके और मैं डॉक्टर साहब, इससे बेहतर आपने बिल्कुल बखूबी कहा, इससे बेहतर और कोई हल नहीं है कि अवाम की राय के मुताबिक फैसला हो जाए कि हु अवाम वांट्स टू लीड देम, और उसके बाद फिर आगे चला जाए और फिर जो भी फैसला होता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने इस अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार किया। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमने क्रिकेट की बात की थी प्रोग्राम की शुरू में, लेकिन तज्जिया भी तो जरूरी है क्योंकि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है और मुझे कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है। सो उस पिक्चर को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ सलीम खालिक साहब सीनियर तज्जियाकार इस वक्त मौजूद हैं लाइव थ्रू वीडियो लिंक। और मुल्तान से कल जो खूबसूरत मनाजिर हम देख रहे थे इस एशिया कप की जो ट्रॉफी थी उसकी रूनुमाई जब की गई बाकायदा तौर पर इफ्तिताई तकरीब से पहले, देन द वे आयमा बेग एंड द नेपाली आर्टिस्ट परफॉर्म, एक समा बन गया, बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद बेस्ट था पाकिस्तान का पहला मैच नेपाल के खिलाफ जीतना। लेकिन नेपाल को देख के कल भी हमने जिक्र किया था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक और एशियन टीम इमर्ज हो रही है। चीन भी पर तो रहा है, चीन की टीम भी, अमेरिका की टीम भी। इनफैक्ट तो क्रिकेट की जानिब रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मुमालिक का, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है विद द टाइम। सलीम खालिक साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सो हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सलीम साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कल का जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो आपको कैसी लगी और फिर हम मैच पे आएंगे। देखिए अर्मिला, ओपनिंग सेरेमनी पीएसएल की जो हुई थी उस पे लगे थे तकरीबन 15 करोड़ या 20 करोड़ इतने लगे थे। तो वो एक कल की जो तकरीब थी उस पे 1 करोड़ भी नहीं लगे। तो पहले ही आइडिया था कि एक सादा सी तकरीब होगी। और आयमा बेग तो पीसीबी की कोई भी तकरीब वो आपको पता है उनका गाना उधर जरूर होता है और एक नेपाली सिंगर भी थी। तो नहीं सलीम भाई, हमें नहीं पता ये क्यों होता है ऐसे। वैसे आयमा बेग हर तकरीब में क्यों होती है? सिंगर तो अच्छी हैं लेकिन क्या कोई और वजह भी है, पसंद किया जाता है ज्यादा उनको? नहीं, मुझे वजह का तो नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ ना जब भी परफॉर्मेंस की लिस्ट पढ़ता हूँ तो आयमा बेग का नाम सबसे पहले होता है। तो मैं इस वजह से मैंने आपको ये बात बोली। ओके। तो बहरहाल इवेंट जो शुरू हुआ, शुरू में खाली ग्राउंड लग रहा था, लोगों ने थोड़ा इंडिया से खास तौर पे क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन हमें पता था कि पाकिस्तान में जब मैच होते हैं तो जो शाम का वक्त होता है क्राउड उस वक्त आता है ऑफिस से फारिग होकर और गर्मी जब कम होती है। तो आपने देखा होगा कि बाद में ग्राउंड तकरीबन काफी हद तक एक बहुत जबरदस्त माहौल बना था। 15 साल बाद हमारे मुल्क में इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हो रहा है, 4 मैचेस सही एक शुरू तो हुआ तो एक जबरदस्त माहौल बन गया। बाद में फायरवर्क्स भी हुए, लेकिन उससे पहले जो फायरवर्क्स नजर आए हमें बाबर और इफ्तिखार की जानिब वो जबरदस्त। और कल तो आपने देखा होगा बाबर एक बिल्कुल डिफरेंट बाबर लग रहे थे, एक हाथ से छक्के लगा रहे थे। तो एक जैसी भी टीम हो जो भी हो, गैर मामूली बैटिंग बाबर की भी, इफ्तिखार की भी, और एक इतनी बड़ी फतह जिसमें आपके जो स्पिनर हैं शादाब, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, 4 विकेट ली। फखर का कैच आपने देखा होगा। तो एक टीम वर्क, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, शुरू में कुछ विकेट गिरी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक टीम वर्क नजर आया और इतनी बड़ी फतह। नंबर 1 हम माशाल्लाह वैसे ही बन चुके हैं। इंडिया के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट मैच के साथ जब आप खेलने के लिए जाएंगे और इतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपके पास होंगी तो ग्राउंड में उसका इंशाल्लाह फर्क भी नजर आना चाहिए और आपको नजर आएगा कि प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल एक एतमाद के साथ हिस्सा लेंगे मैच में अगर बारिश ने इजाजत दी। और उम्मीद यही है कि दर इंडिया बड़ी टीम है, हम ऐसे तो नहीं तवक्को करते कि उनको भी इतने बड़े मार्जिन से हरा देंगे, लेकिन वो भी घर से खेलने ही आएंगे सलीम साहब, वो भी अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे। और जाहिर है अभी हम बात कर रहे यही कर रहे थे कि इंडिया की टीम के साथ जो हमारे सेकंड को मैच है उसके लिए ऑब्वियसली स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ है इस एशिया कप का। और कल का जो मैच जिस तरह से हमने जीता है, दो नेपाल को उस लेवल पे हम नहीं, बहुत सारे जो लोग थे वो कह रहे थे कि जी आगाज है उनका भी और सारा ओवरऑल, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्कोर किया, उसको डिफेंड भी बड़ा अच्छा किया। सो इंडिया के साथ आपको लगता है कि हमारी तैयारी अब है और हम जिस मोमेंटम के साथ इस हमने एशिया कप का आगाज किया ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा? 100% तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। नजर आ रहा है कि टीम अच्छी जेल तो पहली हुई है बाबर की क़यादत में, लेकिन अब और अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि हर प्लेयर अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, एक दूसरे को बैक कर रहा है। कल 2 विकेट जल्दी गिर गई लेकिन पैनिक नहीं हुए और बाद में अच्छी शराकतें बनती रही जिसकी वजह से टीम का स्कोर बहुत ज़बरदस्त हो गया। और थोड़ा सा कल शाहीन और हारिस का लग रहा था कि गर्मी का असर है क्या था, लेकिन बाद में शादाब ने अपना काम संभाल लिया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रही और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि फिटनेस के कोई मसाइल सामने नहीं आएंगे। और लेकिन कल ये जो 2 रनआउट हमारे इमामुल हक रनआउट हुए और ख़ास तौर पे रिजवान का जो रनआउट था
ऐसा लगा, मुझे तो ऐसा लगा शायद वो फिसल गए, वो पूरा रनअप दे नहीं पाए रिजवान खास तौर पर। और एक एंगल से ये भी लगा कि उन्होंने बड़ा कैजुअल लिया उसको और वो उस वजह से अपनी विकेट गंवा बैठे। पहली विकेट हमारी 21 रन पे गिरी, दूसरी 25 पे गिरी, तो उससे ऑटोमेटिकली एक प्रेशर डेफिनेटली आ गया था उस वक्त। और अगर स्कोर खुदा ना खास्ता कम होता जैसा विकेट परफॉर्म कर रहा था तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता था, कोई एक प्लेयर खड़ा हो जाए तो गेम चेंज कर देता है। तो ये जो रन आउट था ये महज इत्तफाकी था, क्रिकेटिंग था, या आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं वी वर अ बिट कैजुअल, अ बिट रफ नेपाल को लेकर? आपकी ये बात ठीक है कि थोड़ा बहुत शायद रिजवान के जहन में भी ये बात है कि यार बच्चे हैं, कहाँ इनकी थ्रो लगेगी। क्योंकि आप अगर वो देखें उसका रिप्ले तो रिजवान की जो आंखें हैं वो फील्डर की तरफ है, वो क्रीज तो देख ही नहीं रहे। और यूजुअली तो वो तो आधी पिच पे भी हो ना और लंबी डाइव लगा के कोशिश करते कि किसी तरह मैं पहुंच जाऊं। थोड़ा सा कैजुअल ले लिए, इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्कस भी हुआ वो रन आउट। एक और बात इमरान जो थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे नजर आ रहा है वो ओपनिंग है। फखर बहुत अच्छे प्लेयर हैं और 7 इनिंग्स मगर हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने कोई 50 नहीं की और जल्दी वो आउट हो रहे हैं। तो किसी बड़े मैच में अगर ऐसा हो तो टीम मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन फखर इसके साथ एक और बात भी है कि बड़े मैच के ही खिलाड़ी हैं, यही कहते हैं। और वो फिर इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छे आगाज कर देते हैं। उनको पहले मैचेस में हम कहते हैं अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जब इंडिया के अगेंस्ट उनको खड़ा करते हैं तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मेरे ख्याल है आपके सहन में भी वही चैंपियंस ट्रॉफी की यादें ताजा होंगी फाइनल में जब उन्होंने इंडिया को आउट क्लास कर दिया था। थोड़ी सी तो हमारी यादें हैं वो कहाँ पुरानी होती हैं। थोड़ी हो सकता है वो खास इनिंग्स की जो कसर है फखर भाई जो है वो दिखा दे इंडिया के खिलाफ। नहीं पाकिस्तान के लिए 1100 स्कोर कर चुके हैं और उस लाइन में मौजूद है पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम 100 की। कल मैं देख रहा था तो फखर इज एन एसेट, देयर इज नो डाउट। आप ये जो ओपनिंग की जानिब इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि जो हमारा ओपनिंग स्टैंड है इसमें कोई तब्दीली चाहिए आपको, आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं अभी तो कोई तब्दीली नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो खेल रहे हैं ना काफी। एकदम इतने बड़े मैच में आप चेंज कर दें वो भी ठीक नहीं होगा। 2-3 मैच देखने चाहिए, होपफुली फखर भी परफॉर्म करेंगे। तो जब ऐसा हो गया तो फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 3-4 मैचेस और हो गए और कोई ऐसी शराकत बड़ी सामने नहीं आई तो फिर डेफिनेटली जो टीम मैनेजमेंट है वो भी सोचेगी कि क्या हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। बस सरे नौ। लेकिन फिलहाल तो होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अगले मैच में वही फखरे पाकिस्तान साबित होंगे और आपकी स्क्रीन पे भी यही चल रहा होगा। अल्लाह करे सर, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा ये भी बताइए कि कोई कंडीशंस में डिफरेंस देख रहे हैं आप? श्रीलंका में जो हमने भारत के खिलाफ खेलना है और फिर जिस तरह कल हम मुल्तान में खेले, विकेट्स तो हमने खुद बनानी है लेकिन हम कैसी विकेट्स कभी कभी बना लेते हैं हमें भी पता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरप्राइज कर देता है क्रिकेट व्यूअर्स को। तो जो श्रीलंकन कंडीशंस हैं उनमें और पाकिस्तानी कंडीशंस में कोई फर्क देख रहे हैं आप? डेफिनेटली फर्क तो है। पाकिस्तान में पिच बैटिंग के लिए बिल्कुल साजगार, श्रीलंका में पता नहीं होता, कभी कभी कोई डबल पेस वाली पिच भी आए थी, स्पिनर भी आउट कर रहे हैं, पेसर भी आउट कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा स्कोर जो पास का मुझे नजर आ रहा है श्रीलंकन पिचेस पे, इतना बड़ा स्कोर बनता बहुत मुश्किल है कि 300-350 रन भी बना लेगी। 300 भी बन जाए तो बड़ी बात है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज में इमरान वो है बारिश का बड़ा खतरा है। और यूजुअली जब भी कोई इंडिया पाकिस्तान मैच होता है कहीं भी हो दुनिया में, उससे पहले खबरें शुरू होती है बारिश का असर। इंडिया तो दुआ करेगा बारिश हो जाए बिकॉज दे वांट के अल्टीमेट जो एक शो डाउन है वो इंडिया के अंदर ही हो, अहमदाबाद में ही हो। तो आई थिंक दे वुड नॉट वांट दिस मैच टू बी अ सक्सेस। लेकिन चलें, हमारी बेस्ट विशेस हैं हमारी टीम साथ। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, आपने अर्ली मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और अपना तजिया हमारे सामने रखा। इस वक्त पाकिस्तान एक मैच से बेहतरीन आगाज कर चुका है, भारत ने आगाज करना है और देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन तमाम आंखें इस वक्त मदर ऑफ ऑल मैचेस में, दैट इज पाकिस्तान 2 सितंबर इंडिया सैटरडे को। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो अशिया खुरनोश हैं इनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। ऐसे में हम यही सोचते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपके बजट में भी आए, आप उसको खाएं भी, आपको उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसी पे बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है मोइना बेग, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मोइना फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। मैं ना वैसे तो आजकल जो सूरत हाल है खाने पीने के हवाले से, ऑब्वियसली हर कोई हर तरह की चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब दालें भी महंगी हैं, गोश्त भी महंगा है, ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम सब का जो खाने पीने का अंदाज है या लाइफस्टाइल है वो भी बड़ा मुख्तलिफ होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। अब कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके बजट में भी हो और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो, जो इंसान अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो आपको वो भूख या आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो, क्या कहेंगी इस हवाले से? अच्छा, ऐसा है कि महंगी तो हर चीज़ है। अगर मैं यूं कहूँगी कि आप इससे इस चीज़ पे शिफ्ट हो जाएं, ऐसे पेशेंट के जहन में ना वो बैठ जाएगी, बायसनेस आ जाएगी। महंगी हर चीज़ है, लेकिन हमने क्या करना है, मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि हम उसको फिर भी किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। जैसे आप उसको प्लान अहेड करके, जैसे आप अपना डाइट प्लान या मंथली प्लान लेते हैं, तो उसको इस तरह से प्लान अप करें कि अगर आपकी डेली सोर्सेज में जैसे प्रोटीन है तो आपको डेली चिकन लेने की जरूरत नहीं है, आपने वीक में ट्वाइस मीट लेना है, बाकी डेज आपको दालों से, लोबिये से, चने से भी कोई प्रोटीन मिल रही होती है। तो जब आप इस तरह कुछ मिक्स एंड मैच करते हैं, यानी आप अपने सोर्सेज को, जिस तरह मैंने एक फूड ग्रुप की एग्जांपल ली कि प्रोटीन के सोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास मीट आता है, दूसरी तरफ दालें, चने, ये चीजें आ जाती हैं, फिर कुछ सब्जियों में प्रोटीन होता है, फिर अंडा एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप इनको ऑल्टरनेट डेज पे लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होना शुरू हो जाती है। फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि डाइट एक एक्सपेंसिव सी चीज है, और क्योंकि डाइट प्लान जो वो ऑनलाइन ले रहे होते हैं उसमें पता नहीं फ्रोजन वेजिटेबल्स, एवोकेडोज, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनको भी मेरा ये मशवरा होता है कि आप हमेशा सीजनल चीजों को प्रेफर करें, अपने आसपास जो भी लोकल वेंडर्स हैं उनसे लें, और कोशिश करें कि दिन को प्लान पहले से करें ताकि आप अपने दिन में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर सकें, या ग्रोसरी इकट्ठी कर लें अपने डाइट प्लान के मुताबिक। क्योंकि अब अगर आप यूं देखें तो सब चीजें महंगी है, लेकिन हेल्थ से ज्यादा बड़ी अच्छा, वही भी आपने बात की जिस तरह से कि हम अब मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, प्रोटीन है या दीगर सोर्सेज हैं, उनको आपने अगर इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक आइडियल जो हमारा डाइट प्लान है जिसमें हम अब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जिसमें हम उसको बजट फ्रेंडली भी रख सकते हैं और उसमें आपको लगे कि पूरे फैक्टर्स मौजूद हैं, क्या एक नॉर्मल इंसान का, दो इट वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी और इंसान से वेरी करता है, बट एक नॉर्मल इन जेनेरिक आप हमारे साथ क्या शेयर कर सकती हैं? हाँ, मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि अब ऐसा है कि लोग सिंपल डाइट से बिल्कुल हटते जा रहे हैं, क्योंकि हम इतनी और तरह की प्रोडक्ट्स और वो चीज़ों में शिफ्ट हो गए कि जो सिंपल डाइट है, जिस तरह आप नाश्ते में कहते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, कंप्लीट बैलेंस डाइट लेनी है, तो आप रोटी, प्लेन रोटी, सालन लें। सालन भी किसी किसी दिन रिप्लेस हो सकता है अंडे के साथ। दही का इस्तेमाल नाश्ते में ज़रूर करें, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। फिर जब आप उसके बाद दोपहर के खाने में आते हैं तो अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह आजकल गर्मियाँ हैं और आपको सैलड्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, फ्रेश सैलड, तो सैलड की प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा थोड़ी अमाउंट में रोटी और सालन यूँ करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह बैलेंस प्लेट अगर आप डिनर में बनाते हैं या रोज़ चावल अवॉइड करते हैं और रात को जैसे आप प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा ले लेते हैं, कोई शामी कबाब, कोई टिक्का, कोई बारबेक्यू चिकन अपने मील के साथ ऐड कर लेते हैं, तो वो कैलोरीज बहुत कंपनसेट होना शुरू हो जाती है। इससे क्या होगा, एक तो आप सारे फूड ग्रुप्स लेना शुरू कर देंगे। जैसे आयरन बिल्डअप करने के लिए मैं कहती हूँ कि डेली आपको बहुत ज़्यादा सारा चिकन नहीं खाना, आप कोई ऐसे कबाब या शामी बना के रख लें, इसमें दाल भी और चिकन भी हो, वो एक दूसरे की प्रोटीन को बढ़ाएंगे भी। और आप ना बज़ाहिर तो ये यूजुअल रूटीन का मेन्यू लग रहा है, लेकिन अब ये मुझे लगता है एलीट नीश मेन्यू है ये जो आप बता रही हैं। 600 रुपए किलो सब्जियां, 200-250 रुपए किलो, जो दिन में 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी कंसर्निंग क्वेश्चन। और एक वक्त का ही खाना खा पा रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा है कि वो क्या खाएं कि उनके 2 वक्त के खाने की जो कमी है वो पूरी हो जाए? मुझे उम्मीद नहीं थी कभी मैं ये सवाल भी करूंगा, लेकिन बहुत से लोग ये कर रहे हैं, वो 2 वक्त का खाना नहीं खा रहे। एक वक्त के खाने में लोग ऐसा क्या खाएं कि बॉडी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए? क्या है, और मैं इस हालात में खास तौर पे ये कहती हूँ कि सिंपलेस्ट डाइट लेते हैं ना अगर आप, तो आप बीमारियों से बचे रहते हैं। आपके पास थोड़ा बजट है, आप बाहर से वही चीजें कम बजट में ना लें, समोसे, नान, इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। सिंपल रोटी लें, वो भी अगर आप मिक्स आटे की, चोकर वाले आटे की लेते हैं तो वो एक तो फुल फिलिंग बहुत ज्यादा है, आपको स्नैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। साथ रॉ वेजिटेबल्स का सैलड लें, और जो भी सालन आपके घर में बना हुआ है उसको जरूर लें। ये आपकी आइडियल सिंपल डाइट है, आपको किसी प्रॉपर प्लान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑल्टरनेट डेज पे दालें, सब्जियां, चिकन, इस तरह करके आपने लेना है तो आपका बैलेंस इंशाल्लाह मेंटेन रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके बच्चे ज़्यादा हैं, उनके वसाइल कम हैं, वो कम कमाते हैं, उनके घर में सौदा राशन भी कम आता है,
और वो बच्चों में तकसीम भी करना होता है, उनके लिए कोई टिप है आपके पास कि वो किस किस्म की खुराक के ऊपर जाएं कि वो खुराक की तकसीम भी हो जाए, उनकी भूख भी मिटे और उनका जो जिस्म है वो किसी किस्म की खुराक की कमी का, ग़िज़ा की कमी का भी शिकार ना हो? उनके लिए ये टिप है कि बच्चों को बिल्कुल आपने रेगुलर डाइट इस तरह से देनी है जैसे आप उनको रोटी, सालन, दूध इन चीज़ों पे लेके आएँ, लेकिन किस तरह से उनको फाइबर रिच बनाएं कि वो जो है वो उनकी फुलफिलमेंट भी अच्छी हो लेकिन ग्रोथ पे असर भी ना पड़े। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों के जो रोटी का आटा है उसी में आपको वेजिटेबल मिक्स कर दें, उसमें नट्स या सीड्स इस तरह ये अलसी के बीज और इस तरह की चीजों की जो फाइबर चीजें ऐड करी होती हैं, लेकिन बच्चों को उसमें ओमेगा 3 भी मिल रहा होता है। इस तरह की चीजें ऐड करना शुरू करें। बच्चों की न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वंस आप एक एज से गुजर रहे हैं तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन उस हिसाब से बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ चीजें जैसे अंडा है वो हफ्ते में 2-3 बार लाजमी बच्चों को लेना ही पड़ता है उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्रोटीन उसमें बहुत अच्छा है। इस तरह दूध, दही का इस्तेमाल घर में दही बनाएं। मेरा सवाल भी दूध के हवाले से ही था कि नॉर्मली अब जाहिर है जहां हम हर चीज़ की महंगाई की बात करें, वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध की बात करें, दही की बात करें, ये चीज़ें भी उतनी एक्सपेंसिव हुई हैं और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, इवन बड़ों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी दूध का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी होता है। सो रिकमेंडेड क्या आइडियल पोर्शन है दूध को भी लेकर अगर हम बात करें कि अगर एक बच्चा है मतलब जो ग्रोइंग एज के अंदर है और एक एडल्ट है, उसके हवाले से बताएं। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया क्योंकि हर दूसरा बंदा जिसकी हर दूसरे बंदे की हड्डियां कमजोर है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम एक गिलास दूध का पी के जो है वो अपना रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में तकरीबन 700 मिलीग्राम 800 मिलीग्राम जो कि मैं अभी आपको समझाती हूँ कि किस तरह से निकालना होता है, लेकिन एडल्ट खासतौर पे वुमेन में 1300 या 1400 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है। वो पूरी इस तरह से होती है कि एक ग्लास जो दूध का है उसमें 300 मिलीग्राम, तो आप ये देखें कि दिन में आपको 3 दफा वो लेना पड़ता है, फिर आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट्स हैं, जैसे कि आप घर में दही बनाएं। दही बहुत रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है और साथ ही साथ क्या है कि उसमें प्रीप्रोबायोटिक्स होते हैं। फिर गर्मियों के मौसम में जैसे आप लस्सी बना लेते हैं तो उसको आप डाइल्यूट करके योगर्ट को उस तरह से बना, तो एक बड़ा रिफ्रेशिंग ड्रिंक किसी फॉर्म में वो जाए बॉडी में। देखिए टाइम कम है, जरा ये भी बता दें, आपने पिछले मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि आयरन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार अगर आप दे सके बच्चों को तो कम से कम उनका ये जो ग़िज़ाई कमी है इस जाने वो नहीं जाएंगे। सो सबसे सस्ता फूड कौन सा है जिसमें आयरन बेहतर मिल सकता है और आम आदमी की पहुँच में भी है? सबसे सस्ता फूड तो आप लगा लें कि आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन आयरन के 2 सोर्सेज हैं, एक मीट भी है और दालें भी हैं। आप इनको मिक्स करके इस तरह की चीजें बच्चों के लिए बना के रखें कि वो आपको यूं ना पड़े कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डेली मीट है। आप उनके इस तरह की कटलेट्स या चीजें बना के रखें जिसमें दाल भी हो, चिकन भी हो, वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसमें अगर विटामिन सी के लिए सब्जियां ऐड कर लेते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है। आयरन के लिए हमें मीट भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, दालें भी चाहिए। इनको आपने इंटेलिजेंटली इस तरह से मिक्स करके डिशेस बनानी है कि आपको आयरन अच्छी मिलती है और आपके बजट पे भी असर ना पड़े। ठीक है, चलें, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मोइना बेग मौजूद थी जो हमारे ग़िज़ाइयत हैं, मुख्तलिफ मशवरे दे रही थी आपके बजट के मुताबिक आप कैसे कम बजट में अपनी खुराक को एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट सफर शर्त है और आज किस हवाले से बात हो रही है आपको दिखाते हैं। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और सफ़र शर्त की इस एपिसोड में एक्चुअली मैं चित्राल में हूँ। चित्राल के अंदर जो है अलखदमत का आगोश सेंटर है। आगोश सेंटर के साथ मेरी रिहाइश रही है मुतसिल इसके साथ, और मेरे 4 दिन इन बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटरेक्शन रहा। नाज़रीन, मैं आपको बहुत ही
एक इनफॉर्मली बात बता दूं कि जब भी कैमरा ऑन होता है तो वो वाली चीज़ कभी भी आप नहीं निकाल सकते जो आपकी वैसी जनरल इंटरेक्शन होती है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब मैं उनकी डाइनिंग में जाता हूँ, यहाँ पे जो बच्चे हैं यतीम, वो उसके अंदर जो बच्चों के साथ मेरी मोहब्बत का एक रिश्ता है, जो उनके साथ मेरी इंटरेक्शन है, जिस तरह वो मुझे छेड़ते हैं, जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू होती है, जिस तरीके से कह के गूंजते हैं, जिस तरह किलकारियाँ होती हैं, ये ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि कैमरे के आगे फिर एक ख़ास शाइनेस आ जाती है और हमारे अंदर भी ख़ास बनावट आ जाती है बात करते हुए। इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए जो 4 दिन मैंने यहाँ पे आगोश सेंटर के साथ गुजारे हैं और इनके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहा है, कारी फिदा साहब के साथ रहा है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उनका म्यार ज़िंदगी बहुत अच्छा है इनका। ये तमाम चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उस म्यार ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एक चीज़ जो है, जो इमोशनल जो माँ बाप की कमी है वो तो शायद पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उस कमी को भी पूरा करने की एक कोशिश जो है वो बहुत ही मुखलिसाना है। ये हैं सारे मेरे तुमा मालगिरी, एक्चुअली ये मुझे कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। ये बुनियादी तौर पे इसका पस मंज़र ये है कि हमने जब मैं शुरू में आया तो बच्चों से दोस्ती के लिए मैंने किसी से पूछा कि ख्वार ज़ुबान में तो तुम मेरे दोस्तों को क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा ख्वार ज़ुबान में कहते हैं तुमा मालगिरी। वो मैंने चंद बच्चों से कह बैठा तो उसके बाद इन्होंने मेरा नाम ही रख दिया तुमा मालगिरी। सो मैं इनका तुमा मालगिरी हूँ, यानी तुम मेरे दोस्त हो। आपका नाम क्या है? हसनैन। हसनैन, आप मुझे देख के हंसते हो। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपका दोस्त हूँ? जी। कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बच्चों का खाना लगता है और फिर बच्चे बाकायदा बड़े डिसिप्लिन और लाइन बना के अपना अपना खाना लेते हैं। मैं कई दफ़ा रात को आता हूँ, अब मतलब मैं आपको वो सारी फीलिंग बयान नहीं कर सकता, वो कैमरे के सामने इस तरह रिकॉर्ड नहीं हो सकती। कैसे टीवी लगा होता है, कैसे ये खाना खा रहे होते हैं, कैसे ये बड़ा अच्छा सा माहौल होता है और इनके साथ बड़ी अच्छी। आप देखिए कैमरा क्या चीज़ है, किस वक्त ये कैसे अच्छी बात है, वैसे डिसिप्लिन होना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पे एक बच्चों की जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, किलकारियाँ कह के गपशप, वो सारा कुछ चल रहा होता है। क्या पका हुआ है? लोबिया पका हुआ है। लोबिया कितने बच्चों को पसंद है? सारे बच्चे हाथ खड़े करें, किन को पसंद है? जी, लोबिया सबको पसंद है। यहाँ के जो शेफ़ हैं वो बहुत आला शेफ़ हैं। यकीन कीजिए कि आपने किसी अच्छे से अच्छे होटल में ऐसा अच्छा खाना नहीं खाया होगा जो कि इनके हाथ का पका हुआ है। कमाल शेफ़ है ये, मतलब ये बच्चे भी इनके साथ बहुत खुश होते हैं। मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ और ज़रा देखते हैं कि खाने में क्या बना हुआ है। आइए। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, ये जो डिसिप्लिन है ये मैंने बड़ा कमाल देखा है कि बच्चे जो हैं ये आते हैं 1 बाई 1 और या क्यू में खड़े हो जाते हैं। किसी तरह का वो कोई अफरा तफरी शोर शराबा, वो उसकी वजह ये है कि इनको डिसिप्लिन किया गया है, इनको नज़्म ज़ब्त सिखाया गया है। ये क्रेडिट जो है वो कारी साहब को, वार्डन साहब को, इन लोगों को जाता है। और ये इधर आ जाए। बहुत अच्छे हमारे दोस्त, ये जो जायका है ये इनके हाथ का है। आप भी ये मरी आगोश से यहाँ हैं, वाह वाह। तो जो मरी आगोश वाले बच्चे हैं वो तो आपको मिस करते होंगे क्योंकि आपका खाना तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अब आप यहाँ आ गए। बिल्कुल, वहाँ अच्छे थे। हाँ, वहाँ सिस्टम बहुत अच्छे थे। अभी ये इंशाल्लाह सही होगा। हाँ, ये जरूर 1 साल हुआ है। तो ये बताएं कि ये खाना आपने बनाना कहाँ से सीखा है? खाना तो मैं बहुत पहले कराची से सीखा हूँ। कराची से। मुझे ये बताएं कि बच्चों को खाना खिला के कैसी खुशी होती है? मुझे बहुत खुशी होता है और इनको अच्छा, इनके साथ अच्छी बात करना, इनको अच्छा खाना खिलाता हूँ तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है कि जैसे बच्चे जो है ईद के दिन खुश होते हैं, मेरा दिल ऐसा खुश होता है। प्लीज़ आप बच्चों का खाना लग। तो जी बच्चों का जो खाना है ये दिन के वक्त और रात के वक्त और सुबह नाश्ता और ये जो सारा डिसिप्लिन है, जिस तरह बच्चे आते हैं ये खाना लेके जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके उस
डिज़ाइन में शामिल हैं? डिज़ाइन में शामिल है सर। हमारा जो खाना है ये अकॉर्डिंग टू द मेन्यू जो हमारा बना है सर, वो पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने भी आगोश हैं उनमें न्यूट्रिशनिस्ट जो है आगोश के लिए मेन्यू डिज़ाइन कर लेते हैं कि बच्चे को कौन से दिन, फॉर एग्जांपल चना दाल उसको कौन से दिन चाहिए होता है, लोबिया चाहिए होता है, गोश्त या चिकन चाहिए होता है, फ्रूट चाहिए होता है, बैलेंस डाइट उसको बैलेंस डाइट देने की हम इनकी कोशिश कर रहे हैं सर। और इनकी सेहत से लगता है इनकी बहुत एनर्जेटिक हैं। बिल्कुल इनकी सेहत से यहाँ पे जो है अच्छे हैं सर, माहौल से बिल्कुल एडजस्ट हैं, सेहत इनकी बिल्कुल ठीक ठाक है, ज़बरदस्त। कोई मसला मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे इतने देर में खाना खाते हैं, मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ कि इनका जो लिविंग है वो कितनी अच्छी है, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। आए। यहाँ पे मुख्तलिफ कमरे हैं आगोश सेंटर में, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और हम आपको मिसाल के तौर पे एक कमरा दिखाते हैं, और इस हर कमरे के बाहर जो उसके रेजिडेंट्स हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, उनका तस्वीर लगी हुई है और उनका आईडी नंबर लगा हुआ है। ऐसे ही है बिल्कुल सर। तो ये हम मिसाल के तौर पे ये जो 6 बच्चे हैं ये यहाँ रह रहे हैं, इनके AGCL 17 ये हमारे एक बच्चे का आईडी नंबर है और उसका पिक्चर लगा है, ये इसी कमरे में रहता है। AG से मुराद आगोश चित्राल। अच्छा, AG/CL और आगे उसका लगा हुआ है 17 और 17। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट। और फिर हर कमरे के बाहर जो है, हर कमरे के बाहर इस तरह लगे। आइए प्लीज़। अच्छा ये बताएं कि ये बड़ा खूबसूरत, ये बच्चों ने खुद ही बनाए हुए हैं चीज़ें? वाह। अच्छा ये बताएं कि ये जो हर बच्चे की अपनी अलमारी है? हर बच्चे की अपनी अलमारी है, बिल्कुल सर। उसमें वो उसमें कपड़े और ये चीज़ें रखते हैं, बुक्स वगैरह और सारा। और इसके अलावा जो है वो ये मैंने देखा है कि रात को जो लाइट्स हैं वो हर कमरे की ऑन होती हैं, तो वो एक्चुअली बच्चे खुद ही ऑन रखते हैं ताकि बच्चे कंफर्टेबल फील करें। हाँ, कंफर्टेबल फील करें सर। स्टार्ट में जब बच्चे हर जगह पे कोई भी इंसान जब नया जाता है ना, तो ये बड़ा सा बिल्डिंग है, वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, तो जाहिर बात है बच्चे के लिए लाइट ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि रात को जब वो वॉशरूम जाता हो या कोई और वार्डन के कमरे या कोई बीमार हो या किसी को कोई दर्द लगा हो ना, तो बाहर जाके उसको खौफ महसूस ना हो जाए, इसलिए हम ये लाइट ऑन रखते हैं। अभी फेमिलियर हो गई हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब इंसान को नींद करने में थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा बच्चों को नहीं होता, बच्चों को जब नींद आ जाता है उस टाइम पे सो जाते हैं। आपका मसला है, ये मेरा और आपका मसला हो सकता है बच्चों के लिए, लेकिन ये खौफ जो है, खौफ को हम दूर करने के लिए मतलब इजी फील करें, कंफर्ट फील कर लें। बहुत आला, बहुत अच्छा। और ये जितने रूम्स हैं, बच्चे जो हैं वो बड़े अर्ली, मैंने देखा है कि 9-10 बजे तक तकरीबन सो जाते हैं। 10 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, बिल्कुल सर। और सुबह नमाज के लिए ये 4 बजे फिर उठते हैं। 4 बजे मैं इनको नमाज के लिए मैं खुद उठाता हूँ, हर बच्चे के बेड पे आकर उसको मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, आप खुद उठाते हैं? हाँ, बच्चों को मैं खुद उठाता हूँ। 4 बजे मैं खुद उठता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो रेजिस्ट करते होंगे, जाहिर बात है, वो जो बच्चे 5 साल से नीचे या 5 साल तक जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनकी नींद से उठाना कोई गर्मी में, जाहिर बात है सर, जाहिर बात है, लेकिन आप प्यार से उठाते हैं। हाँ, मैं इस तरह करता हूँ ना, एक दफ़ा चक्कर लगाता हूँ तो सारों कमरों में सारों को उठाता हूँ, फिर नेक्स्ट राउंड में मैं आ जाता हूँ, सही है ना, फिर 3rd राउंड में मैं आ जाता हूँ, 3rd राउंड तक बच्चा उठ जाता है। और जो 3rd राउंड वाले बच्चे हैं वो मेरा चैंपियन बच्चे हैं। तो इट्स सो अमेजिंग सर, बहुत ही ज़बरदस्त है और कमाल है। और गार्डन आपका बहुत अच्छा है, यानी रात के टाइम मैंने देखा है कि एक पार्क की सी शक्ल, और वो कैसे खेल रहे होते हैं बच्चे। थोड़ा हमने कोशिश की है सर गार्डन को मेंटेन रखने में। फिलहाल हमारे पास गार्डनर भी नहीं है। नहीं, आप खुद कारी फिदा सब करे और मैं कर रहा हूँ। बच्चों को लगाया, बच्चों को भी थोड़ा सा एंगेज कर लेते हैं। नहीं, बहुत आला, क्योंकि वो अपना घर फील कर रहे हैं ना। आगोश हॉस्टल नहीं, मेरे ख्याल आगोश होम्स हैं ये सब। जी बिल्कुल होम्स है, एग्जैक्टली। मेरे पीछे कोई आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल में बच्चे जो हैं उनको कारी साहब कोई नज़्म सुना रहे हैं, कोई शायरी सुना रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये था सफ़र, और ये था सफ़र शर्त, और ये था आपको बताना आगोश होम्स। एक्चुअली आगोश होम्स हैं, आगोश सेंटर नहीं है, और ये घर ही है। मैंने जब घर से निकला था टूर के लिए मोटर बाइक पे, तो यकीन जानिए कि घर छोड़ने के भी आपको पता ना एक थोड़ी सी फीलिंग होती है उदासी की, लेकिन अब जब कि ये टूर इख्तिताम की जानिब है, तो यकीन जानिए कि जब यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे घर को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4-5 दिन आगोश होम्स के साथ मुतसिल एक रिहाइश है, वहाँ रिहाइश इख्तियार करने का जो है इत्तफाक हुआ है। इन बच्चों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। मैं अगेन आपको बताऊँगा कि वो चीज़ें कैमरे पे
उस तरह ऑफकोर्स वो बच्चे जो है वो बहुत फॉर्मल हो जाते हैं, वो नहीं दिखाई जा सकती। रात को यहाँ जिस तरीके से हमने गपशप लगाई, कारी फिदा साहब के साथ जो ताल्लुक़ रहा, ये तमाम जो बच्चों के साथ कभी डिनर पे आ रहे हैं, कभी लंच पे उनको देखने के लिए आ रहे हैं कि वो कैसे लंच करते हैं, वो कैसे डिनर करते हैं, टीवी कैसे देखते हैं, टीवी पे जो इश्तारात होते हैं उनके पीछे वो बोलते कैसे हैं, यानी इश्तारों की नकल कैसे उतारते हैं। क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं सारे बच्चे। ये बहुत अच्छा एक बड़ा अच्छा जिसको कहते हैं कि एक लिविंग स्टैंडर्ड है, मैरिज ज़िंदगी है, इस पर कोई अच्छा मैरिज ज़िंदगी है, इस पर कोई समझौता नहीं किया गया। अलखिदमत ने इसका यकीनन बहुत बड़ा कारनामा है। जितने भी आगोश होम्स हैं, जनरली मैं तो कहूँ चित्राल से आए पूरा ये जो गेज़र से करते हुए और सफ़र शर्ट की रिकॉर्डिंग करते हुए, तो अचानक हमारी क्योंकि जो रहाइश थी उसके साथ ही आगोश होम्स था, तो फिर इनका इतना अच्छा हमारे साथ रहा कि मैं चाहता था कि ये सब आपको दिखाऊं, आपके साथ शेयर करूं और आपके साथ ये भी शेयर करूं कि अब जबकि चित्राल से मुझे वापस जाना है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर छोड़ रहा हूं, और वही वाली फीलिंग है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बार बार अपने घर आता रहूँगा। देखते रहिए सफ़र है शर्ट। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद वापस आ गए और हमने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको इतनी अच्छी अच्छी खबरें दी हैं, क्रिकेट पे बात की है, फिर हमने अच्छी डाइट पे बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास अच्छी खबर नहीं है। बिजली के बिलों की बात करने वाले हैं, और इसके जो कह लें ना, बिजली के बिलों से कोई भी शहरी नहीं बच सका। आवाम में जो कि एक एंजाइटी या बेचैनी है वो बढ़ती चली जा रही है, और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज आज भी जारी है। शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं, बिल नजर आतिश किए जा रहे हैं, और कई शहरों में बिजली के बिलों पर आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। निगरान हुकूमत ने जी बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए 3 इजलास किए, मगर वो बेनतीजा रहे और वो इसी तरह से खत्म हो गए। जुलाई और अगस्त में जो बिल्स किस्तों में अदा करने की जो उसूली मंजूरी है वो दे दी। फी यूनिट में कमी का फैसला IMF के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा, और IMF की जो रजामंदी के बाद सारिफीन के लिए रिलीफ का ऐलान किया जाएगा, जिस पर जराये के मुताबिक जी IMF ने तहरीरी प्लान तलब किया और कहा है कि बिजली के बिलों में अगर रिलीफ दिया जाए तो टैक्स वसूलियों में कितनी रकम कम होगी। बिजली बिलों में जो रिलीफ है वो टैक्स कम देंगे या किसी और मद में ये रकम निकालेंगे, लेकिन रिलीफ मिलेगा या नहीं, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अगर किसी और मद में भी IMF ये कह रहा है तो वो भी तो आवाम पे ही डालना पड़ेगा, और कल ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है। इस वक्त नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की है। यूँ दिसंबर तक ये जो सेमाई एडजस्टमेंट है इसकी मद में तकरीबन 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होगी। फ्यूल की भी हम बातें सुन रहे हैं। ये जो सेमाई एडजस्टमेंट जिसका हमने जिक्र किया, इसकी मद में आवाम से 122 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे, और इससे पहले ही हम अगर सिर्फ मुतवस्सित तबके की बात करते हैं और पिछले फिस्कल ईयर की बात करते हैं, तकरीबन 200% जो मुतवस्सित तबका है, जो सैलरीड क्लास है, उसने बाकी सभी सेक्टर से ज़्यादा टैक्स दिया, जो कि ओवरऑल तकरीबन 200% बनता है। और दूसरी जानिब ये जो पेट्रोल के अब काम जिक्र कर रहे हैं, इसके लिए भी हुकूमत बिल्कुल अपने क्या कहना चाहिए वो तेज़ कर रही है छुरियाँ चाकू, और ये भी अवाम तैयार हो जाए। सितंबर 1 से एक बार फिर कोई 15 रुपए तक की तजवीज़ सामने आ रही है। डॉलर फ्लाइंग हाई, टचिंग ऑलमोस्ट 330 इन ओपन मार्केट। वैसे तो 300-304 रुपए बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त ऑफिशियल रेट है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी 330-32 तक भी डॉलर नहीं मिल रहा है अगर आप लेने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल है, इसके इजलास में निगरान वजीर खजाना की बड़ी एक क्रिटिकल स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा जी हालात को इतने अच्छे नहीं है, खजाना खाली है, और हम डेकेड्स की पॉलिसीज को चंद दिन में तब्दील नहीं कर सकते, जिसमें वो कहने में हक बजाने भी हैं, लेकिन ये जा के तरह है मामला। सबसे पर्टिनेंट शख्सियत हमारे साथ शहबाज राना साहब हैं। इकॉनमी के हवाले से बहुत सीनियर नाम है और इंटरेक्शन भी उनका रहता है अथॉरिटीज़ के साथ, और मामलात को बहुत बखूबी समझते भी हैं। शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आज फिर हमने सोचा कि आपसे रहनुमाई ली जाए। ये सूरत हाल जो जारी है, वैसे तो मुसलसल वी यूज टू रीड, आज भी मैं एक्सप्रेस की लीड भी देख रहा हूँ, और उसके साथ साथ आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर ट्विटर और सारी सूरत हाल में देख रहा था। कुछ हौसला अफजा नहीं है। ये सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट वाला मामला है फाइनेंस मिनिस्टर के टेकर फाइनेंस मिनिस्टर का, ये जरा क्लियर करें, क्या वाकई वो इतनी मायूस हैं जो कि अखबारों में छपा है और कुछ वीलॉग्स में आया है, या फिर हम उनकी जो क्लैरिफिकेशन है उस पर जाएं, और क्या वाकई उनके पास कोई रास्ता नहीं है एज शी सेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, मैं कल वहाँ पे मौजूद था, ये जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी, और इसमें जो ओपनिंग उनका जुमला था मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा का, वो यही था कि मैं अब सोच रही हूँ कि मैंने ये जिम्मेदारी कबूल क्यों की, ये जो हालात हैं इसको ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा। अच्छा, लेकिन साथ ही जब उनको रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल गई हैं,
उन्होंने बोला कि मैंने इस पे एक लाइटर टोन में ये बात की है। तो शी डिडंट से कि मुझे किसी और ने कहा या ये कहा, वो बात एक्चुअली शी लुक्ड वरीड। उनके जो चेहरे के जो तासुरात थे वो यही बता रहे थे, कोई एक मजाक में वो बात नहीं कर रही थी। शी वाज जनरली फीलिंग द बर्डन ऑफ हर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद वो एक जो स्टेटमेंट आई जो बाद में इंफॉर्मेशन ने उसको ट्वीट भी किया, वो मेरा ख्याल एक काइंड ऑफ कवर अप था कि निगरान हुकूमत के तीसरे ही हफ्ते उसकी जो निगरान वज़ीर खजाना है वो कह रही हैं कि मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की, तो उसको इन्होंने टोन डाउन करने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने वहाँ पे जो ओवरऑल उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसमें जो मसाइल थे उसका तो उन्होंने बड़े खुल के उस बात का इजहार किया, और जो उनकी मजबूरियां भी थी उसका भी उन्होंने बड़े खुलकर इजहार किया जी कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जब बात आई कि आप प्लान क्या है आपके, आप कैसे टैकल करेंगी, IMF को कैसे कन्विंस करेंगी, तो उस पर उन्होंने मजीद एक हफ्ते का वक्त मांग लिया। अच्छा। तो मुझे भी टाइम दिया जाए, मैं अभी ये एक हफ्ते में आपको बताऊंगी क्या कर सकती हूँ मैं। इसके साथ ही जहाँ पे ये बात है कि अवाम का जो है उसके ऊपर बोझ है, उसका कोई वक्ती तौर पर कोई रिलीफ, और रिलीफ अभी जो आप बात कर रही थी वो बिजली की कीमत में कमी की रिलीफ की बात यहाँ पे नहीं हो रही, शिफ्ट करने की बात हो रही है। जो आपके ऊपर आपके सर पे बॉम्ब मारा गया है अगस्त में कि एक इतने बड़े बड़े जो बिल हैं उसकी एक साथ करने की। और मैं सिर्फ इस पे एक एग्जांपल आपको दे दूं बिफोर मूविंग ऑन, और अल्लाह करे कोई सुन रहा हो तो इस चीज का नोटिस भी ले ले। आज सुबह मैं किसी काम से घर से बाहर निकला, जब वापस आया तो हमारे जो कम्युनिटी के यहाँ पे एक ट्यूबवेल ऑपरेटर है, तो उनको मैंने गाड़ी में लिफ्ट दी, तो उन्होंने बैठते ही मुझे कहा सर जी ये बिलों का क्या होगा। मैं तो क्या हुआ, उनके अल्फाज थे कोट एंड कोट कि सर मुझे 30,000 रुपए का बिल आया। ये किसका बिल है? ट्यूबवेल ऑपरेटर का, इस्लामाबाद का एम्प्लॉई। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह 30,900 रुपया। तो मैं अब वो सुबह से पता ढूंढ रहा हूँ कि मैं सेक्रेटरी पावर डिवीजन का या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 900 रुपया उनकी जेब में छोड़ दिया है। वो 4 बच्चों के वो बाप है, यंग मैन, और उनकी फैमिली है। तो 30,000 वो बिजली का बिल देंगे और 900 रुपया बचेगा जिसमें अपना वो घर चलाएंगे। उनका मेरा अपना घर है, मैं घर किराए पे मेरा नहीं, तो 900 रुपए में उन्होंने पूरा महीना गुजारना है। तो मैं सिर्फ वो पता ढूंढ रहा हूँ जिसपे मैंने ये शुक्रिया अदा करना, और हमें आगे से बताया जाता है कि जी नहीं हम तो कुछ कर नहीं सकते। मुझे यहाँ पे एक और शक है, शक मुझे ये है कि ये सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ी, मेरा शक ये है कि ये ओवर बिलिंग भी हुई है, वरना ये हो नहीं। ये लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, राइटली पॉइंटिंग आउट। आप एयर कंडीशनर नहीं है, जिस घर में सिर्फ 4 छोटे बच्चे हैं और मियां बीबी हैं, उसका बिल 30,000 रुपया कैसे आ सकता है? यस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कोई गड़बड़ ISO ने की है, इसको तफ्तीश और कोई बड़ा स्कैम भी हो सकता है इसके पीछे। 900 रुपया उनसे वापस ले रहे जो उनके पास बच गया, क्या करेंगे उस 900? तो अभी शहबाज आप खुद ही बात करें कि अभी वो किराए के घर में नहीं रहते, वो जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, राशन डलवाने, उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। अच्छा, ये जो कल आपने भी स्टेटमेंट के हवाले से आपने रिलीफ को बिल्कुल क्लियर किया कि वो रिलीफ उस तरह से कि कम करने की नहीं बल्कि उसकी मद में कहीं और से पैसे वसूल करने के हवाले से होगा, लेकिन इसको IMF से मुशावरत से मशरूत किया गया है। आपको लगता है कि IMF ने जो आगे से कंसर्न शो किया है कि फिर बाकी जो टैक्सेस की रकम है वो किस तरह से मैनेज की जाएगी, ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और इसके लिए हम कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी ना रखें कि जी बहुत को रिलीफ मिल जाएगा और ये बिलों का जितने एहतजाज हो रहे हैं किसी रंग लाएंगे? देखिए मैं तो टू बिगिन विद ये वो लोग जिनके ऊपर ये बोझ पड़ा उनके लिए तो ये रिलीफ इन अ वे मैटर करती है कि वो उनके एक साथ हो जाए। तो वो जिस शख्स का भी आपसे जिक्र कर रहा था उस मैंने से ये पूछा कि मैं जब गया वहाँ पे ISO के ऑफिस में तो उन्होंने मुझे गुलामों की तरह ट्रीट किया कि जाओ जाके बिल दो और उसके साथ करवा लो, और शायद वो बात करने को तैयार है। तो उनके लिए शायद ये चीज भी जरूरी है। IMF शुड बी सिंपैथेटिक, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ एक साथ की बात हो रही है, और अगर कोई रेवेन्यू में डिप आती है GST की तो टेम्परेरी होगी, वो तो आगे जाके रिकवर हो जाएगी नेक्स्ट 6 मंथ। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि जी IMF को कोई मेजर कंसर्न होना चाहिए, ऑल्दो उन्होंने परसों इस चीज की इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने ना इनकार किया था ना उन्होंने हामी बनी थी कि हम आपको सोच के बताएंगे, तो they might have told yesterday or they may tell today। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, बात है कि हम करने क्या जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। जब ये बोझ जो पड़ा है आवाम के ऊपर जिसका बिल्कुल उनका कसूर नहीं था, ये सिर्फ बिजली की कीमत नहीं है, याद रहे ये आप में जो बिजली की जो पैदावारी लागत है वो 53 रुपए फी यूनिट नहीं है, हम इनकी चोरियों के, हम इनकी अयाशियों के पैसे दे रहे हैं। यस। और दूसरी बात शहबाज साहब, एक इतनी अहम बात आपने बीच में की है, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं, और वो है कि अगर एक तरफ अवाम की बिजली के बिलों के नीचे दबे हुए और दूसरी जानिब ISO, लेस्को और के इलेक्ट्रिक के जो एहलकार हैं इनका रवैया
लोगों को और ज्यादा मारता है, उनकी तजलील करता है कि जाएं जाके बिल दें, क्योंकि इनकी अपनी तो फ्री हैं जितने भी वापडा ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो कम से कम उनको इज्जत तो दे ही सकते हैं शहबाज साहब ये लोग। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है ना कि आप इज्जत देना तो दरकार, उनको फर्क क्या पड़ता है ना, सब उनकी फ्री है। उन्होंने आगे से रिश्वत में पैसे पकड़ के अपने हमसायों को भी उन्होंने तार दिए कि चलाएं आप लोग भी एसी। बिल्कुल ऐसी, तो शायद उनके वॉशरूम में भी एसी चलते होंगे। तो जो चीज मेरे लिए ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की, कि उन्होंने तो ये बता दिया कि मेरे हाथ बंधे हुए मेरे पास पैसे नहीं है। जब ये बारी है कि ये जो फ्री बिजली है आपकी आर्म फोर्सेस के कुछ जो अहदेदारान है उनको जाती है, आपकी जुडिशरी है उनको जाती है, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको जाती है, प्रेसिडेंसी में है, बाकी जगहों पे कुछ आपको इस तरह के आपको पक्ष है, इसको जब वापस करने की बात है ना, ये तो दहाइयों से सिलसिला चल रहा है, इसको मैं कैसे खत्म करूं? मतलब वो जो गरीब मर रहा है, जिसकी जेब में 900 रुपया रह गया है, जिसपे उसने पूरा महीना चलाना आपका बिल देके, उसके आपको कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे वो जो साहिब सरवत लोग हैं जिनको शायद फर्क नहीं पड़ता उनका अगर 2 लाख रुपया भी बिल आ जाए। क्या डॉक्टर इशा साहिबा ये कर सकती हैं वैसे आपके ख्याल में? कैपेसिटी पे मेरा सवाल है ये जो आपने इतनी भारी भरकम 3-4 सेक्टर्स के नाम ले लिए हैं, खासतौर पे जो पहले 2 आपने नाम लिए हैं, क्या इनकी कैपेसिटी है कि किसी ऐसे इनिशिएटिव में जाएं और करें एक टेक्नोक्रेट सेटअप के अंदर? देखिए 2 बातें हैं, क्या इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है? बिल्कुल इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ये तो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन होता है ना, इसमें कोई कानून में तो आपने तब्दीली नहीं करनी। और वैसे भी ये तो इतनी शानदार गवर्नमेंट है कि टेकर इन्होंने कैबिनेट कमेटी जो है वो लेजिस्लेटिव बिजनेस के ऊपर भी बना दी, जिसमें ये पार्लियामेंट की हदूद का भी तयन करेंगे और नई कानून साजी भी करेंगे। अच्छा, तो वहाँ लेजिस्लेटिव का तो काम है ही नहीं, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कर सकते। क्या इनमें हौसला है करने का? जो आप कह रहे हैं कैपेसिटी के बाद में हौसले का इस्तेमाल करूंगा, हौसला इनमें नहीं। स्टेटमेंट्स की हद तक है, इसीलिए तो फिर स्टेटमेंट पहले दे के फिर उनको वापस आना पड़ा। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये एक नया स्कैम सर उठा रहा है, वो भी चूंकि अवामी इंटरेस्ट का मामला है और वो चीनी के हवाले से है, जो शुगर स्कैम ही मैं इसको कहूँगा। ये बिल्कुल लास्ट पीडीएम की गवर्नमेंट भी वही करके गई है जो बिल्कुल शुरू में आते ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था कि पहले अपनी चीनी बाहर भेज दो और फिर खुद महंगे डॉलर के ऊपर चीनी दोबारा से इम्पोर्ट करो। उन्होंने भी यही किया। एंड वी नो कि इसमें किक बैक्स होती हैं। शहबाज राना साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं और हमें पता है कि इसमें इंटरेस्ट होते हैं, मफादात होते हैं और कौन सी शख्सियात ये फैसले करवाती हैं। इस पे जरा आप कमेंट करेंगे। एक दफा फिर मामला सर उठा रहा है और लगता है कि आने वाला वक्त फिर क्रशिंग सीजन आने तक बहुत भारी होगा पाकिस्तान की आवाम पे चीनी को लेकर। देखिए, इसमें मोर देन किक बैक जो यहाँ पे असल मसला है ना कि ये जो जिनकी शुगर मिल रहे हैं वो या किसी एक सियासी जमात में वो होंगे या किसी दूसरी सियासी जमात में होंगे, या उनके टीवी चैनल होंगे, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो यहाँ पे रिश्वत लेने या देने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मतलब कि जब आपने किसी को 2 लाख मेट्रिक टन, यहाँ पे इन्होंने 2.5 लाख टन की मंजूरी दी थी, तो 2,50,000 मेट्रिक टन की मंजूरी दी ईसीसी ने जनवरी 2023 में। तो जब 2,50,000 मेट्रिक टन की मंजूरी दी, उसके 2 इनको फायदे होते हैं। नंबर 1, जब ये खबर बाहर निकलती है कि चीनी की बरामद की इजाजत दे दी तो लोकल मार्केट में ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्पेकुलेटिव बिहेवियर खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, होर्डिंग कर लेते हैं, सप्लाई स्लो कर देते हैं और मार्केट्स में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इजाफी पैसा बचोड़ा इन्होंने आवाम की जेब। फिर दूसरा जो इन्होंने किया कि जो जब एक्सपोर्ट करती है वहां से जो इनको आमदन होती है वो इनकी अलग एक इनकम है। अब इसकी एक एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए कि 85 रुपए फी किलो एवरेज चीनी की कीमत थी इसकी परमिशन देने से पहले, वो आज 185 रुपए। ये जो इजाफी पैसा है 100 रुपया जो मोर देन 100% है, ये किसकी जेब में गया? शुगर मिलों की जेब में गया। मसला ये है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं। उस वक्त जब ये कहा गया कि क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले 2 माह की चीनी का स्टॉक होगा, हमारे पास मौजूद होगा। 2 माह का मतलब है तकरीबन 13 लाख मेट्रिक टन। आज हमें ये, मैं सरकारी दस्तावेज की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने मुंह से वैसे कोई देर से की बात नहीं कर रहा कि जी आज वो कह रहे हैं कि नवंबर भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, चीनी खत्म हो जाएगी। तो जिसने ये फैसला किया, जिसने वो नंबर्स दिए कि ये सरप्लस होगी हमारे पास जो चीनी, वो आज कटहरे में खड़े होने चाहिए। ठीक हो गया शहबाज। इन द एंड चूंकि हमारे पास चंद आखिरी 1.5 मिनट है, मैं चाहूंगी अब ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है वैसे अभी है हमारे पास, ठीक है, इन डिटेल में जवाब दे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं, इलेक्शन इल्तवा का शिकार है और जो हमने निगरान सेटअप देखा है, ऑब्वियसली अभी हमें जो भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन होते हमें नजर नहीं आ रहे। आपको लग रहा है सारी सूरत हाल में इलेक्शन कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं अगर वो टाइमली कंडक्ट करवाए जाते हैं? तो
देखिए जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की दो उनके स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स थे अपने आखिरी दिनों में। एक जो उन्होंने जो कानून साजी जो थोक में की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जो कभी इनफॉर्मल होती थी उसको उन्होंने लीगलाइज और फॉर्मलाइज कर दिया, एक वो, और दूसरा उन्होंने 90 दिन की जो मुद्दत मुकर्रर की उसकी इलेक्शन करवाने की, और बजाय इसके वो असेंबली को उसकी मुद्दत पूरी करने देते 5 साल की, जिससे आपका टाइम 60 दिन पे महदूद हो जाता है केयर टेकर गवर्नमेंट का। उन्होंने उसको 2 दिन पहले असेंबली तहलील करने की मुंसमरी भेज दी, और उसके पीछे वही एक जो CCI का फैसला था जो रीड्राइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला था, वो भी अनटाइमली फैसला था, नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है तो बहुत पहले कर। बिल्कुल ठीक। तो ये जो उनके स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं, इसकी वजह से आज जो सूरत इतनी स्पेकुलेटिव हो गई है। अभी भी आपने तो बात की ना कोई 304 रुपए का जो डॉलर है, अभी जो मुझे आपसे बात करते करते मैसेज आया वो इसके आज सुबह 1 रुपया 5 पैसे जो है डॉलर की कीमत में और इजाफा हुआ। आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोज कितने पे होता है मुझे नहीं पता। तो 305 रुपए का आपका जो है 305 रुपए 50 पैसे का डॉलर आज सुबह हो चुका है। तो कुछ सेटअप नहीं है, कोई काम करने वाले लोग नहीं है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया, नॉट इलेक्ट, वो उनके अपने मसाइल हैं, वो अपनी जो टेरिटरी है, जो बाउंड्रीज है, उनकी प्रोटेक्शन में लग गए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो फीड कर रही है आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और कि जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फिर फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इसकी फीड कर रही है कि ये इतने डरे हुए हैं कि इलेक्शन करवाएंगे तो इंतखाबात अगर वाकई शफाफ हो गए तो ये तो फारिग हो जाएंगे जो पिछले 16 माह वाले लोग। जी 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 जी। तो और फिर ये कोशिश इनकी होगी केयर टेकर्स के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल दें, शायद थोड़ी बहुत हमें नेक नामी मिली, ऐसे नेक नामियां नहीं मिलती। तो इसलिए ये जो एक चीज है ये और ज्यादा होगी। एक जो मुझे सिल्वर लाइनिंग लग रही है सारे प्रोसेस के अंदर कि जितनी ज्यादा ये खराबी पैदा कर रहे हैं उतने जल्दी तो शायद आपको जो इलेक्शन करवाने पड़े। और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली अमेरिका की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव है मुसलसल। कल जलील अब्बास जिलानी साहब ने तो कहा है, वो वैसे जब मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट सुनता हूं ना तो पता लगता है कि अच्छा ये इसके ऑपोजिट ही होगी। कल वैसे जलील अब्बास जिलानी साहब ने कहा है कि हम पर कोई दबाव नहीं है, तो आई हैड एन असम्पशन कि अच्छा इसका मतलब है दबाव है। तो आप ये कह रहे हैं कि दबाव है? जी बिल्कुल दबाव है। वो हम अपने वो मीडिया कम्युनिटी में मजाक में बात करेंगे, पीछे खबरदारी बटल रहता है ना, तो हम कहते हैं ये पक्की खबर है, ये ठीक हो गया। तो यहाँ भी दबाव नहीं का मतलब है कि दबाव इस पर ही रीड करना चाहिए, आपने सही रीड किया। ठीक है। और दूसरा, जिन हालात के अंदर हम हैं, अगर हम 2-3 महीने और आगे चले जाते हैं शहबाज राना, आई थिंक वी हैव टू पे बैक अराउंड कोई 28 बिलियन की हमने पेमेंट्स करनी है। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स, इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स का तो कोई तस्करा ही नहीं है, रेमिटेंसेस बहुत कम है क्योंकि डॉलर की जो सेलिंग परचेजिंग है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है मार्केट का और फॉर्मल मार्केट का, और वो भी हम बिल्कुल शॉर्टर रेंज के अंदर तो कम नहीं कर सकते। फिर अभी आप ही की मैं ट्वीट देख रहा था कि जब कमेटीज के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर डॉलर जा रहा है उसकी बात हो रही है, तो उसके अंदर भी एक ऑपोजिशन मौजूद है कि नहीं जी इसको नहीं छेड़ें। तो फिर ये 2-3 महीने अगर हम और खींच लेते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो खुदकुशियां, वो पहले मुझे याद है खुदकुश धमाके होना शुरू हुए तो खबर होती थी, फिर वो एक रूटीन बन गए अनफॉर्चुनेटली। तो अब ये खुदकुशियां खबर हैं, तो ये कहीं खुदा ना खास्ता रूटीन ही बन जाए फिर अगर 3 महीने ऐसे ही चलता है तो। ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है जो आपने किया, बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि मतलब तकलीफ होती है। मैं आई वाज इन पेन जब मैंने उस बंदे की कहानी सुनी। ये तो छोटी बात, अभी बेचारा अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, वो जिंदा है, वो कुछ कर लेगा। लोग जो अपनी जानों से जा रहे हैं और लोगों को परवाह नहीं है और बंद कमरों में बैठ कर हमें बता देते हैं कि हमारी ये मजबूरियां है। बात आपकी ठीक है। IMF के प्रोग्राम को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एज लॉन्ग एज दे आर इन द प्रोग्राम, वहां से पैसा आता रहेगा। इनको जो एक प्रॉब्लम अब आएगा जो तफसीलात ज़ाहिर है रेमिटेंसेस का जिसका आपने जिक्र फरमाया है, अब ओपन मार्केट का और इंटरबैंक के जो रेट में फर्क है वो 20 रुपए फी डॉलर और हो। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को बैंकिंग चैनल से अब जो खास तौर पर गल्फ कंट्रीज हैं वहां से तफसीलात नहीं आएंगी, ये बहुत कम आएंगी। तो वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा हवाला हुंडी में और इनका नुकसान होगा। वहां से इनको मार पड़ेगी और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपने धर्म की कर्जे अदा करने की या बाकी चीजों की इम्पोर्ट्स की, फिर इनके लिए पैसा इनके पास कम होगा, ये फिर इम्पोर्ट्स के ऊपर ये कदम लगाने की राइट राना सर, तो एक विशेष साइकिल में ये लोग चले गए। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीज़ें आपसे हमें सुनने को और समझने को मिलती हैं। शहबाज राना साहब सीनियर तजियाकार इकॉनमी के हवाले से हमें सूरत हाल बता रहे थे और अपनी इंटरेक्शंस का अहवाल भी बता रहे थे, जिसमें वो कहते हैं कि बंद कमरों में बातें और होती हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स कुछ और होती हैं। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी, बिल्कुल ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और आपको हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आखिरी से हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्सरसाइज कराएं। और एक्सरसाइज के लिए कौन है हमारे साथ? हमारे साथ जिंदगी में तो नहीं लेकिन स्टूडियो में खुशी मौजूद है। जी खुशी। थैंक यू रमला, थैंक यू इमरान। तो आज मैं अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें हम पुश करेंगे। ठीक है, पुश बेसिकली होता है जब व्हेन यू आर पुशिंग द वेट। ठीक है,
उसमें हम जो है चेस्ट की और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे. वी हैव टू गो ऑन द फ्लोर. वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल फॉर दिस. अगर बिगनर हैं लाइट वेट यूज़ करें, ठीक है. सो वी गो ऑन द फ्लोर, वार्म अप करना है, उसके बाद आपने फ्लोर पे जाना है. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बेंड योर नीज, फीट ऑन द ग्राउंड. डंबल्स जो हैं डायगनल होंगे और एल्बोज भी डायगनल होंगी इन लाइन विद योर चेस्ट. ब्रीद इन, टच कर सकते हैं फ्लोर पे एंड ब्रीद आउट व्हाइल एक्सटेंडिंग. जब आप प्रेस कर रहे हैं डंबल्स को, आपकी चेस्ट फ्लेक्स होगी एंड जब एक्सटेंड कर रहे हैं चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. दूसरी एक्सरसाइज गाइस, सेम डंबल्स. डंबल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. पाम अगेंस्ट ईच अदर, डंबल्स टुगेदर. ओपन करना इन सेम इन लाइन विद योर चेस्ट. डंबल्स इन लाइन विद योर चेस्ट. स्लाइटली बेंड योर एल्बोज. Forearms slightly wider and breathe out. Same guys, breathe in, flex your chest, breathe out. Keep your core engaged as well. Inflate. Exhale. ठीक है. Okay guys, third one. 3 triceps की बताऊंगी, 3 chest की बताऊंगी. So dumbbells together. So we're gonna do close grip chest presses. It will engage your triceps, arms, and your chest as well. So extend your arms, breathe out, elbows together, right next to your rib cage. Make sure flare out now. Breathe out, breathe in. Same way, breathe in, chest flexed, breathe out, contract. So guys, you need a lightweight dumbbell या एक डंबल के साथ भी कर सकते हैं. इसको skull crushers कहते हैं. ये आपके triceps के लिए होती हैं. So extend your arm. एक्सटेंड मीन्स कि आपने लॉक करने आर्म्स, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी. ये द डंबल गोज बिहाइंड योर हेड एंड एक्सटेंड. ब्रीद इन, एल्बोज बाहर फ्लेयर आउट नहीं होंगी एंड एक्सहेल. सो गाइस, मेक श्योर योर एल्बोज आर रिस्ट्रिक्टेड. ये ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए आगे आपकी. जस्ट मूव योर फोर आर्म्स, एल्बो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. उसके बाद गाइस आपने ओवरहेड एक्सटेंशंस करनी है, चाहे बैठ के कर लें चाहे आप खड़े होकर करें. मेक श्योर एल्बोज आर राइट नेक्स्ट टू योर फोरहेड एंड एक्सटेंड योर आर्म्स राइट अबव योर हेड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सो लास्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स गाइस, आपने पुशअप पोजीशन में जाना है. यू कैन डू इट ऑन द नीज, यू कैन डू इट ऑन द टोज. आप बिगनर हैं तो वॉल पे स्टार्ट करें. थोड़ा सा आपकी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो आप फ्लोर पे आ सकते हैं. सो गाइस, क्लोज होगा क्योंकि हमने ट्राइसेप्स को हिट करना है. ट्राइसेप्स के लिए आपको क्लोज ग्रिप रखनी पड़ती है. चेस्ट होगी इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स होगी, नॉट अबव द हैंड्स, इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स. सो एल्बोज बाहर फ्लेयर आउट नहीं होंगी, राइट नेक्स्ट टू योर चेस्ट एंड मेक श्योर योर कोर इज टक्ड इन. नीज थोड़ी फर्दर होंगी हिप से. सो गाइज, ये एक्सरसाइज हैं 3 चेस्ट की बताई हैं, 3 ट्राइसेप्स की बताई हैं. यू कैन इवन डू इट ऑन मंडे एंड थर्सडे एंड ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम. मैं आपको और भी एक्सरसाइज अपर बॉडी से रिलेटेड बताऊंगी. एंड गाइस, टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया. आपने सुबह एक्सरसाइज करा दी. आप करें या ना करें, हमने आपको बता दिया. नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे. इंशाल्लाह आपसे हम कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.